160 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ समीशन आई इज इक्वल टू 0 to 100 के सी आई इंटू एम माइनस के 100 सी 100 माइनस आई के माइनस आई अपॉन एम माइनस 100 डिवाइडेड बाय एम सी 100 वेयर एम माइनस के ग्रेटर देन 100 के ग्रेटर देन 100 एंड एन सी एन हमें बता रहा है एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन फैक्टोरियल। हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज इसकी हम देख लेते हैं। बायनॉमियल थ्योरम की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। देखिए एन सी आर हमारा किसके इक्वल होता है, एन सी एन आर को हम लिख सकते हैं एन माइनस आर। ये तो एक कंडीशन है हमारी, ये हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा ट्रू होता है। एक है हमारा वेंडर मॉन्स आइडेंटिटी, क्या कहती है कि समेशन आई इज इक्वल टू 0 to के एम सी आई इंटू एन सी के माइनस आई। ये जो समेशन बनेगा हमारा, इसकी वैल्यू हमारी एम प्लस एन सी के इक्वल होगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जब हम एन सी आर लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं एन बाय आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ हम के सी आई को क्या लिखेंगे, के सी आई हमारा किसके इक्वल होगा, के सी के माइनस आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 100, इसको लिखेंगे के सी के माइनस आई। ठीक है जी, इंटू एम माइनस के सी 100 माइनस आई इंटू के माइनस आई अपॉन एम माइनस 100 डिवाइडेड बाय एम सी 100। अब के से के माइनस आई को हम उसी रूल से एन सी आर को हम लिख सकते हैं एन अपॉन में आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो के इसको लिखेंगे हम के सी के माइनस आई को क्या लिख सकते हैं, के अपॉन के माइनस आई इंटू के माइनस 1 सी के माइनस आई माइनस 1। तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, के अपॉन के माइनस आई इंटू के माइनस 1 सी आई। ठीक है, क्योंकि के माइनस 1 माइनस आई मतलब एन हमारा हो गया यहाँ पे के माइनस 1 और आर हमारा हो गया आई। तो एन के माइनस 1 हमारा एन है तो एन माइनस आर हमने लिख दिया के माइनस 1 सी आई। तो अब जब इसकी जगह इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारा के माइनस आई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन में बच जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to 100 बचेगा के माइनस 1 सी आई, और इसको के को और डिवाइडेड में जो हमारा एम सी 100 है उसको हम बाहर ले लेंगे, और ये जो हमारा एम माइनस 100 भी है इसको भी बाहर ले लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ये, इसकी जगह ये बचेगा, और यहाँ पर है हमारा एम माइनस के सी 100 माइनस आई। अब यहाँ पर वेंडर मॉन्स आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या कहती है कि यहाँ पर के माइनस 1 को हम कुछ स्मॉल एम मान लेते हैं और एम माइनस के को कुछ एन मान लेते हैं। ये हमारा वैसे ही फॉर्म बना रहा है एम सी आई इंटू आई इज इक्वल टू 0 to 100 एन सी 100 माइनस आई। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के समेशन हमारा इक्वल होता है एम प्लस एन सी 100। तो ये एम है हमारा के माइनस 1 प्लस एन है एम माइनस के सी 100। तो के से के कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा एम माइनस 1 सी 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन में था हमारा ये चीज़, तो अभी लिखेंगे इसे के इंटू एम माइनस 1 सी 100 डिवाइडेड बाय एम माइनस 100 इंटू एम सी 100, ये था। अब देखिए एम सी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी 100 को हम लिख सकते हैं एम सी एम माइनस 100। ठीक है जी, और इसको क्या लिखेंगे एम अपॉन में एम माइनस 100 इंटू एम माइनस 1 सी 100। वैसे ही जैसे हमने के सी के माइनस आई को के इंटू के माइनस 1 सी आई अपॉन में के माइनस आई लिखा था, वैसे ही हम इसको लिखेंगे एम सी 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब
m-1 से 100 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, कि इंटू m-1 से 100 की वैल्यू क्या हमारे पास m-100 डिवाइडेड बाय m इंटू mc100 डिवाइडेड बाय m-100 इंटू mc100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा k/m हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 161 क्या कह रहा है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 95 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए हमें बोला है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 95 फैक्टोरियल तक ये जा रहा है और हमें बताना है कि 15 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। एक चीज़ देखिए, जब 5 फैक्टोरियल है हमारे पास तो इसे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें हमारा 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, मतलब हमारा 15 यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब 5 फैक्टोरियल में हमारा 15 बन रहा है, तो ये 15 से तो डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी हम फैक्टोरियल्स लेंगे उनमें सभी में हमारा 15 तो ज़रूर ही बनेगा, मतलब 5 फैक्टोरियल से आगे हमारे जितने भी फैक्टोरियल्स हैं हमारे सब में 15 बन रहा है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बचेगा 0, सबका रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या है 2, 3 फैक्टोरियल हमारा है 6 और 4 फैक्टोरियल है 24। इसको जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24 प्लस 6 ये 30 हो जाएगा, 3 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15। 15 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ 3 प्लस 30 इज डिविजिबल बाई 15, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करें तो टोटल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3, ओवरऑल रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 162 की कह रहे हैं, लेट x1 x2 अप टू x50 भी 50 इंटीजर्स हैं हमारे, सच दैट सम ऑफ एनी 6 ऑफ देम इज 24, देन लार्जेस्ट ऑफ xi इज इक्वल्स टू 6, स्मॉलेस्ट ऑफ xi इज इक्वल टू 3, x16 इज इक्वल टू x34, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ हमें दिया है कि x1 से हमारे x50 तक कुछ इंटीजर्स हैं, x50 तक इंटीजर्स हैं हमारे सभी, और बोला है कि कोई भी 60 का कोई भी 6 इंटीजर्स का सम हमारा क्या है 24 बन रहा है। तो ऐसा ही हमने 82 क्वेश्चन किया था 162 के जैसा ही, 82th क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही था। क्या कह रहा है कि जब हमारे पास कुछ इंटीजर्स का सम हमें दिया होता है, कुछ किसी के इक्वल कांस्टेंट के इक्वल दिया होता है, तो हमारे सभी इंटीजर्स क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। कैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 हमें दिया है 24, और एक इक्वेशन हम बनाते हैं कि हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7 हमें दिया है 24। तो अब आप कहेंगे फिर से वही डाउट 82वां क्वेश्चन वाला कि हमने ये सभी टर्म्स तो सेम ले ली, एक को ही इंटरचेंज क्यों किया। अगर हम कुछ और टर्म्स लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सभी अलग लेते तो हमारे पास एक मैसेज सिचुएशन, एक अलग सी इक्वेशन आ जाती जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें कुछ रिज़ल्ट लेने के लिए हमने सिर्फ एक को ही इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारा x6 इज इक्वल टू x7 आ जाएगा। वैसे ही हम और इक्वेशंस बनाएंगे तो हमारे सभी जो x1 x2 ये सभी हमारे कुछ x50 तक कुछ a के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ फिर से ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताई थी आपको कि जब भी हमें किसी भी n टर्म्स का सम हमें कुछ कांस्टेंट दिया होता है तो हमारी सभी टर्म्स कितनी होती हैं इक्वल होती हैं, सभी हमारे इक्वल होती हैं। तो हमारी x1 x2 x3 x4 x5 x6 हमारे सभी क्या हैं इक्वल हैं। तो ये क्या आ जाएगा 6a इज़ इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ xi इक्वल्स 6, नहीं हमारे सभी xi क्या हैं बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सभी हमारे बराबर हैं। ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल हो जाते हैं, और वैसे भी 6 और 3 तो है नहीं, हमारे सभी एज 4 के इक्वल हैं। और x16 इज इक्वल टू x34, हाँ जी हमने प्रूव कर दिया कि सभी हमारे जो xi's हैं वो सभी इक्वल होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 163 क्या कह रहे हैं, लेट x1 x2 अप टू x50 बी 50 नॉन ज़ीरो नंबर सच दैट xi प्लस 1 इज इक्वल टू k फॉर ऑल i।
आई क्या है 1 से 49 तक है और x14 हमें a दिया है और x27 हमें b दिया है। देन x20 प्लस x37 का हमें सम बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिया है कि x14 क्या है हमारा a है, x27 हमारा b है और x20 प्लस x37 का सम हमें बताना है क्या होगा। और हमें ये रिलेशन दिया है कि xi प्लस 1 हमारा क्या है k है। तो जब xi को 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k। तो x2 की वैल्यू आई हमारे पास k माइनस x1। जब x को i को 2 पुट करते तो आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से x2 की वैल्यू पुट करेंगे k माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू k से k कैंसिल, तो x3 हमारा x1 के इक्वल आ जाएगा। अब जितने भी टर्म्स यहाँ पे x4 x5 आप चेक करेंगे, हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा जब हमारा i क्या है ओड है, तो एक्स आइज़ किसके बराबर आ रहे हैं हमारे x1 के इक्वल आ रहे हैं। और जब हमारा i क्या है इवन है तो हमारे xi क्या आ रहे हैं k माइनस x1 के इक्वल आ रहे हैं। तो 14 को चेक करते हैं, 14 क्या हमारा इवन है तो ये वाली कंडीशन हमारी फुल होगी। x14 इज़ इक्वल टू k माइनस x1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k माइनस a, x14 की वैल्यू हमारे पास a थी। ठीक है जी। अब x27 क्या है हमारा ओड है, तो ओड वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, x27 हमारा x1 के इक्वल होगा। तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आई b आ गई। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा k हमारा आ जाएगा a प्लस b। एक कंडीशन आ गई हमारे पास a और b और k के बीच में। अब हमें क्या निकालना है x20 प्लस x37 का सम निकालना है। अब यहाँ से x20 कैसे निकालेंगे, i इज इक्वल टू इवन वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, तो x20 हमारा आ जाएगा k माइनस x1। ठीक है, और x37 हमारा आएगा x1 ओड वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x20 प्लस x37 हमारा आ जाएगा k माइनस x1 प्लस x1 हमारा कैंसिल आ जाएगा, तो ये हमारा k आ जाएगा। ऑप्शन ए में हमें दिया है कि आंसर है हमारा 2 इंटू ए प्लस बी माइनस के। अब a प्लस बी हमारा क्या था k था, तो 2k माइनस k इज इक्वल टू k, मतलब ये x20 प्लस x37 हमारा 2a प्लस बी माइनस k के इक्वल है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 164 क्या कह रहा है, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 चलता रहेगा ऐसे। t बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 9 इंटू n माइनस 1 वेयर n इज 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ओनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन इज इट। हमें बोला है कि s हमारा ये सेट है, n की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें ये s सेट मिल जाएगा, और t सेट हमें मिलेगा जब यहाँ पर n 9 इंटू n माइनस 1 है, जब n की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करेंगे। तो पहले हम t सेट देखते हैं हमारा क्या होगा। t सेट में हमारे नंबर्स आएंगे, जब n को 1 पुट करेंगे तो 0, n को 2 पुट करेंगे तो 9, 3 पुट करेंगे तो 18, ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो 27, मतलब यहाँ पे आएंगे हमारे 9 के सभी मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब s सेट में क्या आ रहे हैं 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 वाले इंटीजर्स आ रहे हैं, जब n की वैल्यू 1 2 3 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। तो इस एक्सपेंशन को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि nc0 इंटू 1 प्लस nc1 इंटू 3 प्लस nc2 इंटू 3 स्क्वायर, ये ऐसे चलता रहेगा ncn 3 टू द पावर n तक माइनस 3n माइनस 1। अब nc0 हमारा क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो इससे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब nc1 हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा n इंटू 3 क्या हो जाएगा 3n, 3n माइनस 3n इज़ 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 कॉमन हो जाएगा, nc2 प्लस nc3 इंटू 3 प्लस ये ऐसे चलता रहेगा n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, मतलब इसमें भी आएंगे 9 के मल्टीपल्स, बट इसमें सभी 9s के मल्टीपल हमारे नहीं आएंगे। एस सेट में सिर्फ हमारे आएंगे, जैसे एस में आगे एक 0 आएगा, 9 आ जाएगा,
ऐसे ही 54, 243, मतलब एस सेट में हमारे सभी 9 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, तो एस में जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो सभी टी में भी होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईच नंबर इन एस इज़ इन टी। टी हमारा बड़ा सेट है, बल्कि एस हमारे वो सभी 9 की वैल्यूज़ नहीं ले रहा जो कि टी ले रहा है। तो एस इज़ अ सबसेट ऑफ टी, मतलब एस में जो नंबर्स आएंगे वो सभी टी में आएंगे, लेकिन टी में जो नंबर्स हैं वो सभी एस में नहीं हैं। जो कि इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, 27 इसके अंदर है, इसमें 27 नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 165 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट्स 3, 4, 5, 6, 7 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इज। अब इस क्वेश्चन में हमें बताते हैं 5000 से बड़े हमारे कितने डिजिट्स हम बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। इन डिजिट्स को लेके रिपीटेशन हमारे अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट पे हम 3 और 4 को प्लेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए? 3 चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान लीजिए हमने 6 को एक 6 ले लिया फर्स्ट डिजिट पे हमारा, तो हमारे पास अब कितने केसेस बचे? सिर्फ 4 चॉइसेस बच गई हमारे पास, ठीक है जी। हमने सेकंड प्लेस पे मान लेते हैं 4 रख दिया। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस बची? 3 बच गई, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं हमने 5 रख दिया थर्ड प्लेस पे। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस बची? 2। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 4 × 3 × 2 विच इज़ 72 नंबर्स हमारे ऐसे होंगे जो 5000 से बड़े होंगे और 3, 4, 5, 6, 7 से मिलकर बने होंगे। क्वेश्चन 166 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 5 डिजिट्स सच दैट ईच डिजिट इज़ 1, 2 और 3 एंड ऑल 3 ऑफ द डिजिट अपीयर एट लीस्ट वंस। तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और हमें डिजिट सिर्फ यूज़ करने हैं 1, 2 और 3, और हमें बोला है कि तीनों एक बार तो आने ही आने चाहिए, और 5 डिजिट बनाना है तो एक से ज़्यादा बार कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। अब केस 1 हम बनाते हैं कि जब 1, 2, 3 तो आ रहे हैं और एक नंबर हमारा 3 बार आ रहा है। देखिए 1, 2, 3 मतलब 3 प्लेसेस फिल हुए, तो एक बार हम मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा 3 बार आ रहा है। 1 को हम मान लेते हैं कि 1 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये हमारे पास 5 डिजिट हो गए यहाँ पे फिल करने के लिए। तो हम इनमें कैसे फिल कर सकते हैं? देखिए 5 फैक्टोरियल से इनको यहाँ पर पोजीशन में दे सकते हैं, हम बिठा सकते हैं। और हमारे 3 वंस हैं हमारे पास, मतलब 3 चीज़ें हमारी आइडेंटिकल हैं, तो हम इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 वेज। अब ऐसे ही हम ले सकते हैं 3 2s ले सकते हैं और 3 3s लेके हमारे पास कितने केसेस बन जाएंगे? ऐसे 3। तो टोटल केसेस यहाँ से आगे हमारे पास 60, ठीक है जी। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि हम 2 तो 1 ले लें, 2 2 ले लें और 1 3 ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल से इनको यहाँ पे अरेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 2 1s हैं तो 2 आइडेंटिकल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 2s हैं तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करेंगे। अब हमने क्या लिया है? 2 1 लिए हैं, 2 2 लिए हैं और 1 3 लिया है, ठीक है। एक केस हमारा बनेगा कि हम 1 तो 1 लेंगे, 2 2 लेंगे और 2 ही 3 लेंगे। एक केस बनेगा कि 2 1 लेंगे, 1 2 लेंगे और 2 हमारे 3 लेंगे। तो ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे हमारे? 3 केसेस। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 90 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 60 + 90 विच इज़ 150 हमारे पास ऐसे नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन 167 क्या कह रहा है? इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 5 प्लेयर्स प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर। नो गेम रिजल्ट्स इन अ ड्रॉ एंड द विनर ऑफ ईच गेम गेट्स 1 पॉइंट एंड द लूजर गेट्स 0। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज कैन नॉट रिप्रेजेंट द स्कोर्स ऑफ 5 प्लेयर। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास चेस टूर्नामेंट है और 5 प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट में क्या है? या तो जीत हो रही है या फिर हार हो रही है, या तो विन है या फिर लॉस है। कोई भी मैच हमारा ड्रॉ नहीं करेगा। जो विन कर रहा है उसे क्या मिल रहा है? 1 पॉइंट मिल रहा है और जो लॉस कर रहा है उसे मिल रहा है 0 पॉइंट। तो एक तो आप सीधा ऑप्शन एलिमिनेटिंग से देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में हमारे क्या क्या पॉइंट स्कोर्स दिए हुए हैं? 4 4 1 1 और 0। देखिए टोटल मैचेस हमारे कितने होंगे? जो P1 कितने मैच खेलेगा? P1 मैच खेलेगा एक P2 के साथ, एक P3 के साथ, एक P4 के साथ और एक P5 के साथ।
तो P1 ने कितने मैच खेले, 4 खेले, और क्या बोल रहा है कि P1 4 के 4 मैच हमारा जीत गया। ठीक है जी, मान लेते हैं कि P1 हमारे 4 के 4 हमारे मैच जीत गया। अब P2 किस किस के साथ खेल रहा था, P2 P1 के साथ और P3 के साथ, P4 के साथ, P5 के साथ। अब P1 P2 से जीत गया, P1 P2 से जीत गया तो उसका स्कोर ज़्यादा हो गया। तो P2 मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन लेके चलते हैं, P2 P3 से जीत गया, P2 P4 से जीत गया और P2 P5 से भी जीत गया। तो P2 की तो मैक्सिमम वैल्यू 3 ही हुई ना, उसका तो मैक्सिमम स्कोर ही 3 हुआ, क्योंकि वो तो P2 P1 से हार चुका था। तो उसकी मैक्सिमम P2 के तो स्कोर हमारा 3 ही हुआ। तो किसी भी कोई भी अगर हम लेते हैं प्लेयर लेंगे तो उसका स्कोर हम फिर दूसरे प्लेयर का स्कोर हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि P1 हमारा 4 मैच जीत चुका है, तो कोई भी प्लेयर हमारा उसके बाद 4 मैच नहीं जीत सकता। तो ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी हमारे 2-2 मैच, सबके 2-2 स्कोर हमारे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि P1 P2 का मैच हुआ तो P1 जीत गया, और P1 P3 का हुआ तो P1 जीत गया। ठीक है, P1 के 2 स्कोर हुए कंप्लीट। अब P2 P1 से हार गया तो P2 मान लेते P3 से जीत गया और P2 P4 से जीत गया। ठीक है जी, ये केस हो गए कि P1 P2 तो 2-2 जीत गए। अभी नेक्स्ट केस क्या है कि P1 P2 से तो हार गया, लेकिन P4 से जीत गया और P5 से जीत गया। हाँ जी, 2 स्कोर P3 के भी हो गए। अब P4 की बात करें तो P4 P1 से जीत गया और P4 P5 से जीत गया। ठीक है, 2 स्कोर P4 के भी हो गए। P5 की बात करते हैं, P5 हमारा एक तो P1 से जीत सकता है और P5 हमारा P2 से जीत सकता है। तो थर्ड सी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। ऑप्शन बी हमें क्या कह रहा है कि स्कोर हमारे कितने हैं, 3, 2, 2, 2 और 1। अब फिर से कंडीशन देखते हैं, मान लेते हैं P1 P2 से जीत गया, P1 P3 से जीत गया और P1 P4 से जीत गया। P1 का स्कोर हो गया हमारा 3 स्कोर लेके बैठा है P1। अब चेक करते हैं P2 के स्कोर, P2 मान लेते हैं P3 से जीत गया और P2 हमारा P4 से जीत गया। तो P2 का स्कोर हो गया हमारा 2। हाँ जी, P3 का स्कोर देखते हैं, P3 P1 से हार गया और P2 से हार गया, तो P3 हमारा मान लेते हैं P4 से जीत गया और P5 से जीत गया। ठीक है, तो P3 ने भी 2 स्कोर जीत लिए। अब P4 की बात करते हैं, P4 P5 से जीत गया, P4 मान लेते हैं P4 एक मैच ही जीता है सिर्फ। अब P5 की बात करते हैं, P5 कितने मैच जीत गया, P5 P1 से जीत गया और P5 P2 से जीत गया। तो ये वाला केस भी हमारा पॉसिबल है, जब P5 2 मैच जीत गया, P4 1, P3 और P2 भी 2 जीत गए और P1 हमारा 3 मैच जीत गया, 3 स्कोर हो गए उसे कंप्लीट। अब ऑप्शन ए हम चेक करते हैं क्या होगा कि 3, 3, 2, 1, 1। ठीक है, अब फिर से P1 P2 से जीत गया, P3 से जीत गया, P4 से जीत गया। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, P1 P2 से जीत गया, P1 P3 से जीत गया और P1 P4 से जीत गया। P1 का हो गया भाई स्कोर 3 कंप्लीट। अब P2 की बात करते हैं, P2 P3 से जीत गया, P2 P4 से जीत गया और P2 P5 से भी जीत गया। P2 का भी स्कोर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब P3 देखते हैं, P3 हमारा P4 से जीत गया और P3 हमारा P5 से भी जीत गया। P3 का भी हो गया स्कोर कंप्लीट। अब P4 देखते हैं, P4 1 से, 2 से और 3 से सबसे हार गया, तो P4 मान लेते हैं P5 से जीत गया, तो P4 का भी एक स्कोर कंप्लीट हो गया। अब P5 की बात करते हैं, P5 हमारा 2 से हार गया, 3 से हार गया, 4 से हार गया, तो P5 हमारा P1 से जीत जाएगा, तो हमारा P5 का एक स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब A B C तो हमारे तीनों ही केसेस वैलिड है, लेकिन D हमारा वैलिड नहीं है।